अभी भारतीय संविधान का भाग 5 चल रहा है, अध्याय 1। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है। तो कार्यपालिका में आपको हम पढ़ाए हैं 52 से लेकर 60 तक राष्ट्रपति के बारे में, 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है। तो और 2 आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे, 60 पढ़ा दिए हैं, 61 और 62, तब राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 आर्टिकल के बाद राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। 60 क्या था? 60 था शपथ। 60 जो आर्टिकल है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, जो कि पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। शपथ मतलब ओथ, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अपने पद का, ठीक ना। राष्ट्रपति कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं, ठीक ना। अब देखिए 2 आर्टिकल बचे हैं राष्ट्रपति में, बस इससे ज़्यादा राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ लिए। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल जो 61 है ना, वो राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। देखिए महाभियोग यानी आपको कह देगा परीक्षा में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में किस आर्टिकल में पढ़ना है, तो आर्टिकल 61। और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 60 से शपथ, याद रखना, शपथ 60 के बारे में। और राष्ट्रपति को पद से हटाना है, यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना है यानी महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में पढ़ना है। महाभियोग को हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, ठीक ना। तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, संवैधानिक पद है, लेकिन यदि राष्ट्रपति भी संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, संविधान की रक्षा नहीं करते हैं, कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो इनको भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्यों होगा? यदि गड़बड़ी करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद से महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हो रही है, तो तुरंत इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो होता है सबसे बड़ा होता है। अभी तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा है। तो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। क्या प्रक्रिया है, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में बता दिए हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, तथा संविधान का रक्षक होता है। संविधान का क्या करते हैं? राष्ट्रपति रक्षा करते हैं। इसलिए हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। हटाना गलत है ना, हटाना कहना थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर। अब राष्ट्रपति को हम कब पद से हटाएंगे, रीजन क्या है? तो राष्ट्रपति का पद से हटाने का सर्वप्रमुख रीजन संविधान का उल्लंघन। जैसे मान लो कोई स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है और स्कूल के नियम का पालन नहीं करता है, तो विद्यालय प्रशासन उसको क्या करेगा? स्कूल बच्चे को, तुम्हारे स्कूल में बढ़िया से पढ़ने नहीं जाते हो तो तुमको स्कूल से हटा देगा कि हमारे स्कूल का नियम के अनुसार नहीं चलते हो, प्रधानाध्यापक स्कूल से निकाल देंगे। उसी तरह यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, वायलेशन करते हैं संविधान का, तो उनको पद से हटाया जा सकता है।
तो इसी को बोलते हैं महाभियोग, ठीक है, इम्पीचमेंट। देखिए प्रक्रिया क्या है, इसको ध्यान से समझिए। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है एक न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो संसद के किसी भी सदन से शुरू की जाती है। यानी कि इनको हटाने के लिए संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले लोकसभा से होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा से होगी, किसी भी सभा से स्टार्ट हो सकती है, किसी भी सदन से शुरू हो सकती है संसद के। तो संसद के किसी भी सदन से महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए, मान लीजिए लोकसभा से पहले प्रस्ताव लाया जा रहा है हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा में पूरा लोकसभा के सदस्य रहते हैं, तो संसद में महाभियोग के प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले, याद रखना 14 दिन पहले क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को लिखित सूचना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत लोकसभा में तुरंत राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस जारी हो जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आपको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जारी होगी। इसे सूचना पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सदस्य लिखकर सूचित करेगा, 1/4 मतलब 1 का 4 आदमी में 1 आदमी सपोर्ट करेगा कि नहीं, लिख कर दिया जाए उनको 14 दिन पहले, तभी, और उनका हस्ताक्षर होगा तभी सूचना दी जाएगी। लिखा जाएगा कि आपको पद से हटाया जा रहा है, तो कितने सदस्य की ज़रूरत पड़ेगी, 1/4 यानी 1/4 सदस्य, यानी 4 सदस्य में 1 सदस्य यदि सपोर्ट में है साइन करने का हटाने के पक्ष में, तो उनको सूचना दी जाएगी लिखित 14 दिन पहले, ठीक। अब चलिए मान के चलिए, ये तो हटाने की प्रक्रिया तो किसी भी सदन में हो सकता है, लोकसभा में भी चाहे राज्यसभा में। पहले कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज लोकसभा में होगा, लेकिन मान के चलिए कि लोकसभा से स्टार्ट होता है, तो पहले लोकसभा में प्रस्ताव जाएगा, प्रथम सदन प्रस्ताव का। तो प्रस्ताव कुल संख्या का 2/3 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हो। यदि प्रस्ताव जाता है लोकसभा में हटाने के लिए, तो वहाँ पर वोटिंग होता है कि भाई कितने सदस्य उनको हटाने के पक्ष में हैं और कितने सदस्य हटाने के पक्ष में नहीं है। तो प्रस्ताव यदि 2/3 सदस्य, कितने सदस्य, 2/3 सदस्य यदि हटाने के पक्ष में है, तब ये प्रस्ताव पास हो जाता है। तब ये प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है लोकसभा से। तब दूसरे सदन में जाएगा, मान लो लोकसभा से अब राज्यसभा में जाएगा, तो फिर वहाँ पर भी जांच होगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति को समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। वकील के माध्यम से राष्ट्रपति की ओर से पक्ष रखा जाता है। राष्ट्रपति का भी वकील होता है, वो अपने माध्यम से पक्ष रखता है राष्ट्रपति की ओर से कि वो निर्दोष है, मतलब गलती नहीं की है। कोई भी गलती के लिए यदि हटाया जा रहा है तो उनका वकील अपना पक्ष रखेगा, ठीक ना, कि वो गलत नहीं है, जो आरोप लगे हैं वो गलत है, ठीक है। यदि जांच करने के बाद दूसरे सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को सही पाया जाता है। यदि मान लो कि दूसरे सदन में गया, लोकसभा में तो 2/3 हो गया, पास हो गया, अब राज्यसभा में गया और वहाँ पर भी 2/3 सदस्य, 2/3 का मतलब समझ रहे हो ना, 3 में 2, 3 आदमी में 2 आदमी यदि फिर राज्यसभा में भी पक्ष में हो गए हटाने के, तब उनको पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी लोकसभा में भी 2/3 पक्ष में हो गए और राज्यसभा में भी 2/3 पक्ष में हो गए हटाने के पक्ष में। तो सबसे पहले लोकसभा में जितने सदस्य है उसका 2/3 यदि हटाने के पक्ष में है तो प्रस्ताव पास हो जाएगा हटाने के लिए। फिर वो प्रस्ताव जाएगा कहाँ पर,
दूसरे सदन में यानी राज्यसभा में, वहाँ पर भी 2/3 सदस्य पक्ष में हो गए तो फिर उनको पद से हटना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है। एक बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य जो है ना भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। याद रखना, मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं कितने होते हैं? 12। ये चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, इनको चुना जाता है 12 सदस्यों को, हर क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, ठीक ना, हर क्षेत्र से चुना जाता है, खेल के क्षेत्र से। तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य जिसको बोलते हैं, लेकिन इन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक। लेकिन अभी तक भारत के कोई भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है, क्योंकि बड़ा पोस्ट है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पढ़ना है आर्टिकल 61 में कि यदि राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको इम्पीचमेंट के माध्यम से यानी महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट में होती है, यानी लोकसभा राज्यसभा जिसमें रहते हैं। ठीक है। अब चलिए लास्ट, अब राष्ट्रपति के बारे में ये लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 62। क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उस खाली पद को भरने के लिए यानी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा। और जैसे आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, मान लो आकस्मिक खाली हो गया, आकस्मिक रिक्ति हो गया पद, तो फिर जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो कितने समय के लिए अपने पद पर बने रहेगा, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। इस राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक ना, तो खाली पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होगा, और यदि आकस्मिक पद खाली होता है राष्ट्रपति का तो वो अपने पद पर कितने समय तक बने रहते हैं। इसका मतलब यही हुआ, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो वो उसे कब और कैसे भरा जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक ना। पहले देखिए पहला नंबर, ऐसे तो नॉर्मल राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, यदि कोई बात ना हो तो लगातार 5 साल तक, यदि चुनाव होकर के राष्ट्रपति आते हैं तो 5 साल तक वो अपने पद पर रहते हैं। लेकिन यदि पद खाली हो जाए किसी कारणवश, तब क्या होगा, तो कार्यकाल समाप्त होने पर अगर राष्ट्रपति 5 साल पूरा करने के बाद पद से हटता है तब पद खाली होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। जैसे मान लो कि 5 साल उनका पूरा हो गया, पूरा कार्यकाल टेन्योर पूरा हो गया, तो 5 साल पूरा होने के पहले ही चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि इनका जब पद समाप्त हो जाए 5 साल में तो दूसरा आदमी उस प्रेसिडेंट की जगह पर बैठ जाए, यानी पद खाली नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति ऐसा पद है कि हमेशा खाली कभी नहीं रहता है। तो 5 साल यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया तो इसके पहले ही चुनाव हो जाएगा, और चुनाव हो करके जो राष्ट्रपति के पद के दावेदार होगा उनको बैठाया जाएगा और ये अपने पद से इस्तीफा, पद अपना खुद उनका पद हट जाएगा, क्योंकि कार्यकाल तो पूरा हो चुका है उनका 5 साल। ये बात है। फिर अचानक पद खाली होने पर, ये तो बात हुई कार्यकाल की कि 5 साल पूरा हो जाएगा तो उसके पहले ही, पद खाली होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा देना चाहिए ताकि पद खाली न रहे। ठीक है। अब अचानक पद खाली हो जाए, मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई अचानक कोई रोग हो जाए, चाहे उनको हटाया जाए या मृत्यु हो जाए, कई कारण हो सकते हैं राष्ट्रपति का, और उनको 5 साल के पहले ही पद खाली हो जाता है, कोई नहीं जानता है, तो 5 साल पूरा नहीं हुआ कार्यकाल, तब क्या होगा, तब क्या होगा कि 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य है। 6 महीने के भीतर हम क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पद खाली नहीं रहना चाहिए। मान लो अचानक खाली हो गया तो उनके जगह पर कौन
कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, पहले बता चुके हैं। और यदि मृत्यु से, महाभियोग द्वारा, चाहे इस्तीफा के कारण पद खाली हो जाता है, ठीक है, तब इसके लिए 6 माह के अंदर चुनाव जरूरी है, ठीक। और नए व्यक्ति के पूरे कार्यकाल 5 ईयर्स तक चुना जाएगा, बचे हुए समय तक नहीं। यदि चुनाव होता है और चुनाव के बाद नया राष्ट्रपति बनता है तो पूरे 5 साल तक, पूरे कितने साल तक, 5 ईयर्स तक फिर वो रहेंगे। ये नहीं कि जो बचा हुआ समय है उस समय के लिए नहीं। मान लो कि 2 साल के बाद मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, चाहे इस्तीफा दे दिए, चाहे महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो ये नहीं कि 2 साल के ऊपर रह के 3 साल केवल नहीं। अब नया राष्ट्रपति जब चुनाव होकर नियुक्त होंगे ना, तो फिर वो 5 साल करेंगे, ठीक है। जब किसी कारणवश पद खाली होने के बाद नया चुनाव होता है, जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। हम बता दिए कि जब तक मान लो पद खाली है तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करते हैं, और 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि उपराष्ट्रपति कितने महीने तक रहेंगे? मैक्सिमम 6 महीना तक। उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा तो नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे और उपराष्ट्रपति अपना पद संभालेंगे। जैसे पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? पूछ देगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक ना। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे तीसरे राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति का आपका पढ़ लिए कितने, आर्टिकल 52 से लेकर के आपका 62 तक पूरे आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में है, क्योंकि ये कार्यपालिका का भी अंग है। अब राष्ट्रपति के बाद चले आइए, उसके नीचे वाला पद कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? आर्टिकल 73 से स्टार्ट करना है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक, 63 से लेकर 71 तक, 63 से लेकर 71 उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक ना। उपराष्ट्रपति के बारे में चलो पढ़ो। अब उपराष्ट्रपति के बारे में अब स्टडी कीजिए। तो आर्टिकल 63 बहुत आसान है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 देश का दूसरे सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा नंबर पर आता है, क्योंकि हम बता चुके हैं उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, ठीक ना। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 क्या कहता था? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखना, आर्टिकल 52 में पढ़े थे क्या? भारत का एक राष्ट्रपति। लेकिन आर्टिकल 63 में क्या है? आर्टिकल भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, पूरा संविधान में दिया है। और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना पद तो संभालते हैं, प्लस में राज्यसभा, हम बताए थे 2 सभा होती है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा, एक होता है और एक राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है, ये मान लो राज्यसभा है, ये लोकसभा, तो जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है? बताओ, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। राज्यसभा का कोई सभापति का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है।
अब बात रह गई कि मान लो कि राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे, राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तब तक वो पद से हट जाएंगे। राज्यसभा के जो सभापति के रूप में काम करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। तो सभापति के रूप में, यानी राष्ट्रपति का पद जब उपराष्ट्रपति चलाते हैं तब क्या होता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में रहेंगे तभी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक ना। ये बात है। अब यदि राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर रहे हैं तब तक तो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, और फिर यदि उपराष्ट्रपति के पद पर आ जाते हैं तो फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तो उस समय के लिए पूरा वेतन राष्ट्रपति वाला मिलता है, उपराष्ट्रपति को बता दिए हैं। राष्ट्रपति का जो पद है किस संविधान से लिया गया है, यूके के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति किस संविधान से लिया गया है, यूएसए के। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, महाभियोग, यूएसए से, ठीक ना। और निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक ना। और एक बात और याद रखिए कि ब्रिटेन में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। जो यूके है, यूके राष्ट्रपति का पद यूके से लिया गया है, लेकिन यूके में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, हम लोग का संविधान अलग अलग देशों के संविधान से अध्ययन करके, जितने संविधान सभा के लोग थे पूरा उसको स्टडी किए और अपने नया संविधान बनाया। अब देखिए, राष्ट्रपति यूके के संविधान से लिया गया है और हटाने की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया है। और निर्वाचन यानी इलेक्शन राष्ट्रपति का कैसे होगा, यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, याद रखना। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़िए ध्यान से। आर्टिकल 64, आर्टिकल जो 64 है बताता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जैसे मान लो संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा क्या है, राज्यसभा, ठीक। ये मान लो पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट, संसद, इसको बोलेंगे संसद। संसद में लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा बताए थे, लोकसभा के सभापति तो उसका चुनाव होता है, लोकसभा उसी में से चुने जाते हैं, ठीक ना। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, सोचना, ध्यान से देखना, लोकसभा में तो जो सभापति होते हैं ना, स्पीकर जिसे बोलते हैं, उसका चुनाव होता है, स्पीकर उसी में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य में से। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। वो मतलब कि इसमें से नहीं चुने जाते हैं, वो केवल पद संभालते हैं और यहाँ पर कार्यवाही में भी नहीं रहते हैं, केवल वो पदेन रहते हैं। मतलब कि उपराष्ट्रपति को बना दिया गया है कि उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति होंगे, इसीलिए पदेन कहा गया है। पदेन मतलब कि चुनाव उनाव नहीं होगा, उपराष्ट्रपति जो बनेगा ना वही वो राज्यसभा का सभापति होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। पूछ देगा परीक्षा में कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो कैसा सभापति होता है, तो पदेन सभापति। इनको पद चुनाव के द्वारा चाहे चुना नहीं जाता है, राष्ट्रपति जो बनेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो पदेन सभापति यानी जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वह अपने आप राज्यसभा का
चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन कहिए चाहे सभापति कहिए, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। जो भी उपराष्ट्रपति जब चुना जाएगा ना, तो स्वतः ही राज्यसभा का वो चेयरमैन यानी सभापति बन जाएगा, हेड। उसे अलग से शपथ या चुने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। राज्यसभा का सभापति का चयन नहीं होता है, अलग से नहीं चुनाव होता है, अलग से नहीं चुना जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति ही जब चुनाव होकर आते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति चेयरमैन के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलती है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए करते हैं, और वेतन भी इसी अनुसार मिलती है। जो राज्यसभा का सभापति का वेतन जो नियम बना है, जितना है, उसी के अनुसार उपराष्ट्रपति को मिलता है। अब समझ जाइए, उपराष्ट्रपति अपना तो उपराष्ट्रपति का पद तो संभालते ही है, और राज्यसभा का सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, लेकिन वो संसद में नहीं बैठते हैं। याद रखना, कभी भी संसद में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को नहीं देखोगे, केवल सभापति मान लिया गए हैं कि सभापति है, और उनकी सभी सुविधाएं सभापति वाला मिलेगा। और यदि तब राज्यसभा का सभापति वाला वेतन और सुविधा, और मान लो कि जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तब राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, और बढ़िया हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन क्वेश्चन है कि संसद यानी पार्लियामेंट, संसद का वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अभी बताया कि लोकसभा के तो अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य में से चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा ये ऐसा है कि इसके सदस्य जो इसका सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। तो संसद का वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। इस उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। अभी बताएं कि राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, फिर भी राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। ये संविधान में दिया है। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का स्पीकर के रूप में कार्य करेगा, सभापति के रूप में कार्य करेगा, या यूँ कहिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब चले आइए, ये तो क्लियर हो गया। अब चले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 64। अब चले आइए आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है या वे काम करने में असमर्थ होते हैं, तो उपराष्ट्रपति इनकी जगह कार्यभार संभालेंगे। देखिए आर्टिकल कितना बढ़िया है। आर्टिकल 64 तो बोला कि आप उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति मतलब वो पद स्वतः ही ग्रहण कर लेंगे। उपराष्ट्रपति जब बनेंगे ना, तो वो पदेन सभापति यानी स्वतः ही वो पद ग्रहण कर लेंगे। इसके लिए अलग से कोई चुनाव अब सभापति के लिए नहीं होगा, ठीक ना। जैसे मान लो कोई स्कूल में कोई प्रिंसिपल का भर्ती में आया, तो स्कूल में जाएगा तो प्रिंसिपल तो भी रहेगा ही, लेकिन वो स्कूल का खुद ही हेडमास्टर के रूप में कार्य करने लगेगा, प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने लगेगा। तो उसे उपराष्ट्रपति जब चुनाव होकर आता है ना, तो सभापति के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में स्वतः ही कार्य करने लगते हैं। आर्टिकल जो 65 है ना, और राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है या काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के जगह पर कौन कार्य करेगा? यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है और या काम करने में असमर्थ होते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही उनकी जगह पर कार्यभार संभालेंगे। यह आर्टिकल 65 कहता है। भाई राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है और राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो ये तो बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। तो तुरंत जब राष्ट्रपति का रिक्त होगा, तो तुरंत वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। कब तक? जब तक कि फिर 6 महीने के अंदर नया चुनाव न हो जाए। फिर चुनाव हो करके दूसरा राष्ट्रपति आ जाएंगे, तो फिर उपराष्ट्रपति अपना
कार्यभार संभालेंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में। पद रिक्त होने पर यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या पद से हटाए जाए महाभियोग द्वारा, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्या बताएं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब कि काम चलाने के लिए। अभी राष्ट्रपति नहीं है भाई, तब तक कार्यभार आप देखिए। जैसे प्रिंसिपल नहीं रहते हैं तो उसके नीचे वाले कार्यभार देखते हैं, उसी तरह उपराष्ट्रपति है। और जब चुनाव हो जाता है तो फिर नया राष्ट्रपति का आएंगे तो 5 साल तक अपना रहेंगे, यदि अच्छा चला तो। अनुपस्थिति या बीमारी की स्थिति में यदि बीमार हो गए हैं राष्ट्रपति, तो फिर क्या होगा? उपराष्ट्रपति ही सब कार्य करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सभी का कर्तव्यों का पालन करेंगे और उनका पेमेंट जो है राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। अब राज्यसभा का सभापति वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बड़ा पोस्ट संभाल रहे हैं, ठीक ना। अब कुछ नोट है, देख लीजिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जैसे सभी सुविधाएं मिलती है। अभी बताया कि कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है, यानी उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं तो राष्ट्रपति वाला जितनी सारी सुविधाएं हैं, जितने रूम है, चाहे जितने और फैसिलिटीज़ है, पेमेंट है, आवास है, सभी सुविधाएं राष्ट्रपति वाला मिलेगी। राज्यसभा के सभापति वाला नहीं मिलेगी, क्योंकि राज्यसभा के सभापति से तो बड़ा पोस्ट है ना, सबसे बड़ा पोस्ट राष्ट्रपति का होता है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अभी आर्टिकल 64 में पढ़े कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक ना। लेकिन जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तब उन्हें राज्यसभा की सुविधा से अच्छा राष्ट्रपति वाला सुविधा मिलने लगेगा। भाई जब बड़ा पोस्ट का काम करेंगे तो बड़ा पोस्ट वाला सुविधा मिलेगा, जाहिर सी बात है। उपराष्ट्रपति के मैक्सिमम 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कि 6 माह तक अपना पद पर वो केवल रह सकते हैं। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएगा तो स्वतः ही पद से हट करके फिर अपना उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब चले आइए आर्टिकल 66 पर। आर्टिकल 66 का कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव। आर्टिकल 66 जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। मतलब कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता था, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। तो निर्वाचक मंडल कौन कौन है, कौन कौन उस मंडल में शामिल है? निर्वाचक मंडल में तो लोकसभा के सदस्य, यानी अभी लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 543 ये भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, ठीक। और राज्यसभा के सदस्य यानी 245 होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो 245 सदस्य पूरे और जो 12 मनोनीत है, ये दोनों भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचित और मनोनीत। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम बताए थे कि विधानसभा के जितने एमएलए हैं भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है। इसमें केवल राज्यसभा के जितने सदस्य हैं और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यानी 543 सदस्य लोकसभा के और 245 राज्यसभा के प्लस 12 मनोनीत, ये भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक ना। अब देखो थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित, राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत बताए ना 245 प्लस 12 मनोनीत होते हैं। और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में
भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बता दिए कि उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हो। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है दोनों में, यानी एकल संक्रमणीय वोट। एकल संक्रमणीय मतलब प्रेफरेंस चुना जाता है। मान लो पहला किसको चुनोगे राष्ट्रपति के रूप में, फिर दूसरा किसको चुनोगे, तीसरा किसको चुनेंगे। ये मान लो पहला का बहुमत नहीं आता है, दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह का वोट होता है, जो नॉर्मल वोट होता है उससे अलग टाइप का। अब चलिए आर्टिकल, ये तो जानकारी हो गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में, देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा का सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति वाला में, जो कि पढ़ा चुके हैं। अब चले आइए आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पदावधि कितनी है, उपराष्ट्रपति के पद कितने समय के लिए है होता है, आर्टिकल 67 के बारे में पढ़ना है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, उपराष्ट्रपति जिस दिन से अपना पद ग्रहण करते हैं तब से 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति 5 साल तक थे, उसी तरह उपराष्ट्रपति भी 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति 5 साल के बाद तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। नया राष्ट्रपति का चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक वो उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। राष्ट्रपति वाला था कि 5 साल के पहले चुनाव हो जाना चाहिए और उसके बाद तुरंत दूसरा राष्ट्रपति अपना पद संभालते थे। इसमें है कि 5 साल के बाद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। उपराष्ट्रपति लिखिए, नया उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो अपने पद का इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक ना। अब पद से हटाना यानी महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में शुरू होगा। राष्ट्रपति का नॉर्मल होता है, केवल राज्यसभा में हटाने का प्रस्ताव आता है महाभियोग, और 14 दिन पहले इनको भी सूचना दिया जाता है। यदि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों की संख्या, मान लो जितना राज्यसभा के सदस्य हैं, अब 50% से अधिक सदस्य सहमति दे देते हैं तो वह प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है। इसमें 2/3 नहीं 50% से अधिक लोग सहमत हो जाते हैं तो वह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में साधारण बहुमत, माने वहाँ पर साधारण बहुमत मतलब 50% से अधिक वहाँ पर भी कह दिए ऐसे मौखिक, तो फिर वो समर्थन मिल जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया बहुत साधारण है। फॉलो करो। अब चले आइए आर्टिकल 68। उपराष्ट्रपति के पद खाली को भरने के लिए, अरे थोड़ा स्लो करो, आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद खाली को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। अब देखिए आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उनके पद को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा, तथा आकस्मिक रिक्ति, मान लो अचानक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, समय के बारे में दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद खाली को भरने के लिए
के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा, और यदि आकस्मिक पद खाली होता है तो निर्वाचित व्यक्ति की पद की समय क्या होगा। अब देखिए, कार्यकाल 5 साल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल। यदि 5 साल होने के पहले चुनाव करा लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति में भी कार्यकाल 5 साल होता है ना, तो चुनाव करा लेना चाहिए ताकि पद खाली न रहे। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक उपराष्ट्रपति अपना पद पर बने रहते हैं। आर्टिकल 68 है। यदि आकस्मिक पद खाली हो जाता है, जैसे मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिए, आकस्मिक पद या हटाए जाने के या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, तो चुनाव जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए, ठीक ना। राष्ट्रपति का चुनाव में तो 6 महीना का अंदर, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है। जल्दी से जल्दी चुनाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति में समय सीमा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का पद में यदि 5 साल के पहले यदि खाली होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना है, ठीक ना। लेकिन उपराष्ट्रपति वाला में समय सीमा संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक। अब चले आइए आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 क्या बोलता है। आर्टिकल 69 है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। हमेशा बड़ा वाला पद वाला शपथ दिलाएगा, ठीक ना। जैसे मान लो कि ज्वाइनिंग लेटर कौन देता है, बड़ा आदमी ना, छोटे पोस्ट का उससे बड़ा आदमी ज्वाइनिंग लेटर देगा। तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो है, ओथ यानी कसम खिलाता है कि हम अच्छा से अपने संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, उसको प्रतिज्ञान बोलते हैं, राष्ट्रपति। तो शपथ के बारे में आर्टिकल 69 में आपको स्टडी करना है। आर्टिकल 69 अब क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। बता दिए क्या लेते हैं कि वो देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं कि उसके कानून की रक्षा करेंगे, संविधान में जो कानून बना है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो संविधान की रक्षा के नहीं लेते हैं, वो श्रद्धा और संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं, नाम बोला जाएगा, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। यानी वो संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा का शपथ लेते हैं, श्रद्धा और निष्ठा का, कि हाँ हम संविधान में निष्ठा रखूँगा। लेकिन राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं ना, वो रक्षा का शपथ लेते हैं। दोनों के शपथ में डिफरेंस है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो शपथ लेंगे वो किसके सामने लेंगे, प्रेसिडेंट के सामने। किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, राष्ट्रपति के सामने। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 69 में। किस में दिया गया है, आर्टिकल 69 में, ठीक है। अब चलेगा आर्टिकल 70, आर्टिकल 70। अब आकस्मिक परिस्थिति में संसद का यह शक्ति है कि यदि दोनों पद खाली हो जाए, दोनों के पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के लिए नियम बना सके जिनका जिक्र संविधान के अनुच्छेदों में नहीं है। देखिए, इस आर्टिकल 70 क्या कह रहा है, फिर समझिए कि आकस्मिक परिस्थिति में संसद का यह शक्ति है कि दोनों पद खाली होने पर, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के लिए नियम बना सके जिनका जिक्र संविधान के अनुच्छेदों में नहीं है। अब जो संविधान में जिक्र जिसका नहीं है, मान लो कि दोनों पद खाली हो गया, तो कौन बनेगा, ये संविधान में नहीं दिया गया है। मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, प्रेसिडेंट का भी पद खाली हो गया, अब वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली हो गया, राष्ट्रपति जी भी की पद पोस्ट खाली और उपराष्ट्रपति जी की भी पोस्ट खाली। तो संविधान में ये नहीं दिया गया है कि कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो ये संसद का पावर है। आर्टिकल 70 कहता है कि यह संसद यानी पार्लियामेंट की पावर है कि राष्ट्रपति का कार्य
किसको जिम्मेदारी देता है। ये पार्लियामेंट का पावर है। अधिनियम बनाकर, ये राष्ट्रपति अधिनियम बना करके वो राष्ट्रपति का पद दे सकता है। यह राष्ट्रपति अधिनियम 1969 में पारित हुआ था। अपने संसद अपने से अधिनियम पारित करके राष्ट्रपति के पद को किसी को भी दे सकता है। तो अभी राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो संसद कानून बनाएगा और कानून बना करके राष्ट्रपति के पद संभालने के लिए किसी को भी नियुक्त कर सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। एक बार हुआ था ऐसी घटना, 1969 में जाकिर हुसैन मर गए और बीबी गिरी ने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिए थे। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय बीबी गिरी जो थे ना, वो उपराष्ट्रपति थे। तो वह चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा दिए कि पद पर रहते हुए कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है राष्ट्रपति का। तो दोनों पद खाली हो गया, राष्ट्रपति वाला भी, जाकिर हुसैन वाला पद भी और बीबी गिरी वाला पद भी। तब संसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसको बैठाया था राष्ट्रपति के पद पर? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बैठाया था, ठीक ना, 1969 में। उसी समय अधिनियम बनाया था संसद। यानी संसद आकस्मिक परिस्थिति में जब दोनों पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो संसद का पावर है कि वो कानून बना करके किसी को राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए दे सकती है। संसद का ये पावर दिया गया है। ये संविधान में नहीं दिया गया है कि दोनों पद खाली हो तो किसको दे। अब संसद की मर्जी के ऊपर है, किसी योग्य व्यक्ति को वो राष्ट्रपति का पद के लिए नियुक्त कर सकता है संसद, पार्लियामेंट, ठीक ना। जैसे 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, उस समय तीसरे राष्ट्रपति थे, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। तो बीबी गिरी ने सोचा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, उपराष्ट्रपति के पद से। तब क्या हुआ कि दोनों पद खाली हो गया। तब इसी पावर का उपयोग संसद किया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये नहीं कि 5 साल के नहीं, जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक यही कार्यभार संभालते हैं। जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसके मुख्य न्यायाधीश। अब चले आइए आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या कहता है, देखिए। अब समझ गए ना कि मान लो प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया और वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया, तो संविधान में ये नहीं दिया गया है किसको अब राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि संविधान में ये है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। तो तुरंत संसद का पावर है कि अब अधिनियम बना करके किसी को भी नियुक्त कर सके। तो 1969 में अधिनियम बनाया था, दोनों पद खाली हो गया था। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो दोनों पद खाली हो गया था, जिसके कारण जो राष्ट्रपति का पद है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया गया था, ठीक ना। आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 क्या है, अब इसको देखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के संबंध में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच यदि विवाद हो जाए, उसके संबंध में आपको किस में पढ़ना है? आर्टिकल 71 में पढ़ना है। अब देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए, चाहे राष्ट्रपति का मान लो चुनाव हो रहा है और कोई डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और कोई विवाद हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो कौन निपटारा करेगा? आर्टिकल 71 कह रहा है कि वो स्वयं नहीं करेंगे। तो ये विवाद जो होगा राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, वो उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो सबसे बड़ा न्यायालय है देश का। यदि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, किसी व्यक्ति के चुनाव को
अमान्य घोषित कर देता है। यदि सुप्रीम कोर्ट मान लो कि कोई राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा है और योग्य नहीं है और विवाद हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसीजन देगा कि ये चुनाव लड़ने के लिए योग्य है कि नहीं। यदि अमान्य घोषित कर देता है तो उसके निर्णय से पहले इसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे, यानी उनके द्वारा किए गए कार्य वैध रहेंगे। मान लो कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और किसी कारणवश राष्ट्रपति उसके योग्य नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अयोग्य ठहरा दिया, लेकिन जितना कार्य किए हैं ना वो मान्य होगा। पद पर जब काम किए वो मान्य होगा। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनको पद से अमान्य कर दिया तो उनका किया हुआ कार्य भी अमान्य हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जितना दिन तक पद अपना संभाले हैं वो सभी कार्य वैध होंगे, वैलिड होंगे, ये बात कह रहा है। अब चले आइए, संसद की शक्ति क्या है। संसद की शक्ति, संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद कानून, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी मामले को विनियमित यानी नियम बनाकर उस पर नियंत्रण रख सकती है। संसद का पावर है कि संविधान के प्रावधान के अधीन रहते हुए कानून बना करके चुनाव से संबंधित नियम बनाकर उस पर नियंत्रण रख सकती है। यदि चुनाव के समय निर्वाचक मंडल में कुछ सीटें खाली है तो उस आधार पर चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है। मान लो चुनाव हो रहा है और उस समय कुछ सीटें खाली है लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तो इस आधार पर कोई नहीं कह सकता है कि चुनाव नहीं होगा, होगा चुनाव। यदि चुनाव के समय पर यदि कोई पद रिक्त है, यदि चुनाव के समय कोई पद खाली है या खाली हो जाए तब इसको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगाया कि ये पद खाली है तो दोबारा चुनाव हो। ये संसद के पावर है। ये कोई नहीं कह सकता है कि ये चुनाव अधूरा है। अब चलिए आर्टिकल 72 पढ़िए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। देखिए, अब उपराष्ट्रपति के बारे में आपका हो गया 71 तक। अब ये यहाँ पर राष्ट्रपति और उसके कुछ कार्यों के संबंध में है। राष्ट्रपति के कुछ क्षमादान के संबंध में दिया गया है कि राष्ट्रपति का पावर सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा पद है। तो आर्टिकल 72 कहता है, 72 आर्टिकल कहता है कि यदि अगर कोई अपराधी है, मान लो किसी अपराधी को सज़ा को कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपराधी जो है अपराध किया है और उसको सज़ा मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड को कम कर सकते हैं, चाहे कोई भी सज़ा हो, या सज़ा को बदल सकते हैं अथवा पूरी तरह से माफ़ भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का पावर है। जैसे मान लो किसी को फांसी की सज़ा हो गई मृत्यु दंड की, तो वो राष्ट्रपति का पावर है कि वो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दे, मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ़ भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का पावर है, ठीक ना। क्षमा कर सकते हैं, क्षमा मतलब माफ़। प्रविलंबन यानी मृत्यु दंड में रोक लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कोई मृत्यु दंड देने वाला है, मान लो कोर्ट, उस पर रोक लगा सकते हैं, राष्ट्रपति में पावर है। चाहे सज़ा पर अस्थायी कुछ समय के लिए रोक लगा सकते हैं ताकि जो दया याचिका है उसके लिए समय मिल सके, उसको कुछ अपने बचाव के लिए कुछ समय मिल सके। ये राष्ट्रपति का पावर है कि सज़ा पर अस्थायी टेम्पररी रोक लगा सकते हैं। परिहार माने सज़ा अवधि को कम कर सकते हैं राष्ट्रपति। मान लो 10 साल की सज़ा कोर्ट सुना दी किसी व्यक्ति को, तो 10 साल की सज़ा को 5 साल राष्ट्रपति कर सकते हैं। कितना राष्ट्रपति में पावर है आप समझ जाइए। राष्ट्रपति में बहुत पावर है। 10 साल किसी की सज़ा है वो उसको 5 साल कर देंगे, मृत्यु दंड पर रोक लगा देंगे, या सज़ा को पूरी तरह माफ़ भी कर सकते हैं। लघुकरण, सज़ा को रूप बदल सकते हैं। जैसे फांसी की सज़ा हो गई है ना, उसको लघु करके यानी छोटा करके उम्र कैद में बदल सकते हैं, ठीक ना। फांसी की सज़ा को किसमें बदल सकते हैं, उम्र कैद में बदल सकते हैं। निलंबन
सज़ा खारिज पर रोक, ठीक ना। अब ये है, राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं अथवा पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं अथवा पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे डेथ सेंटेंस हो गया, मृत्यु दंड हो गया उस सभी के मामले में। ये आर्टिकल 72 बहुत इम्पोर्टेंट था। राष्ट्रपति का क्षमादान, इसको बोलते हैं क्षमादान की शक्ति। बहुत लोग राष्ट्रपति सज़ा को माफ़ किए हैं, कम किए हैं, ठीक ना। कितना भारत का संविधान अच्छा है। देखो, किसी की फांसी की भी सज़ा हो गई तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन विचार करेंगे। ऐसा थोड़े है कि किसी को भी माफ़ कर देंगे, उस पर सोचेंगे, समझेंगे, उसको कम करने की उसका मूड उनके मूड में होगा तो कर सकते हैं। लेकिन संविधान में पावर है कि राष्ट्रपति किसी को 10 साल की सज़ा हो उसको 5 साल कर सकते हैं, फांसी की सज़ा हो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। चलो जेल में रहेगा, फांसी तो नहीं होगा ना, ये बात है। ये आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 73 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो देश की कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार के बारे में आर्टिकल 73 बात करता है। केंद्र सरकार कहाँ कहाँ और किस हद तक अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो केंद्र सरकार यानी कार्यपालिका जो है, अपनी शक्ति का उपयोग संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद क्या कर सकता है? कानून बनाता है, तभी तो देश चलता है। भारत की संसद कानून बनाती है, जैसे रक्षा, रेलवे से विदेश मामले, उन पर सभी सरकारी नीतियाँ, जो सरकार का जो नीति है, कानून है, उन पर लागू होता है। तो कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है, ठीक है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के तहत मिलने वाले अधिकारों का प्रयोग केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार यानी कार्यपालिका जो है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता से कोई पावर मिला है, दूसरे देश से संधि हुआ और चाहे समझौता हुआ और पावर मिला है, तो उस पावर का प्रयोग केंद्र सरकार कर सकती है। अगर कोई ऐसा विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे समवर्ती सूची का विषय, जितने समवर्ती सूची होते हैं और राज्य सरकार कानून बनाती है, तो वहाँ सामान्यतः कार्यकारी शक्ति राज्य के पास ही रहेगी। जो राज्य सरकार जो कानून बनाती है वो राज्य सरकार के पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास नहीं रहेगी, ठीक ना। केंद्र वहाँ केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हो। संविधान में यदि कहीं लिखा है कि हाँ केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, तभी वो केंद्र करेगा। नहीं तो राज्य सरकार यदि राज्य की विधानमंडल कानून बनाई है, वो केंद्र वहाँ पर हस्तक्षेप रोक नहीं सकती है। जैसे मान लो बिहार में शराबबंदी है, कानून बनाकर शराब बंद कर दिया गया, ये रोक नहीं सकता है केंद्र सरकार कि आप शराब क्यों बंद किए। तो कुछ ऐसे के जो स्टेट के जो कानून है वो अपना हिसाब से बना सकती है, उसमें केंद्र सरकार कब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक संविधान में दिया गया ना हो। इस संविधान के अनुसार यदि हस्तक्षेप करने का पावर है तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब चले आइए आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता, जैसे प्रेसिडेंट है ना, उसको सहायता के लिए मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में क्या कह रहा है कि यह आर्टिकल स्पष्ट करता है कि देश की असली शासन राष्ट्रपति नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद चलाती है। देखिए, राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पद होता ही है, लेकिन जो राष्ट्रपति का जो असली शासन है वो राष्ट्रपति नहीं चलाते हैं। असली शासन कौन चलाता है बताइए? असली शासन जो चलाते हैं वो मंत्रिपरिषद ही चलाती है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है? कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर यानी गृह, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक ना। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, ये सब चलाते हैं। असली शक्ति तो जो आर्टिकल 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है यही सहायता करते हैं, ठीक ना।
देश की असली शासन राष्ट्रपति नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद चलाता है। सर्वोच्च तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन उनके अंडर में जो मंत्रिपरिषद है, जितने मंत्रीगण हैं, वही ना कार्य करेंगे, राष्ट्रपति थोड़ी कार्य करेगा। जैसे काउंसिल, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये करते हैं। और उसके नीचे वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, उस कैबिनेट के नीचे राज्य मंत्री होते हैं, वो संभालते हैं। डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद वो संभालते हैं। तो ये आर्टिकल 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद मतलब तीनों मिनिस्टर, लोकसभा के जो लोकसभा के जितने मिनिस्टर होते हैं, जिस केंद्र में जिसकी सरकार होती है, वो सभी चलाते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर में आ गया, जैसे प्रधानमंत्री के नीचे सब गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये रूल है कि कैबिनेट मिनिस्टर जितने होंगे ना, जैसे गृह मंत्रालय जिसको मिलेगा, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्री, इतने ये सब मिनिस्टर बनेंगे, तो कुल लोकसभा में कुल सदस्य जितने हैं ना, उसका 15% से अधिक नहीं बन सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर का ये रूल है। अगर पूरी फैमिली को मंत्रिपरिषद माने तो घर के बुजुर्ग, माता पिता जो बड़े फैसले लेते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बड़ा फैसला लेता है। कैबिनेट मिनिस्टर सबको नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री की जो देखता है कि अच्छे जो है, अच्छा से कार्य कर रहे हैं, मेन मिनिस्टर, उन्हीं को चुना जाता है कैबिनेट में। बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट चुने जाते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर चुने जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में मुख्य रूप से गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आता है। अब चले आइए आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब इसको हम बाद में बताएंगे, आर्टिकल 75 नेक्स्ट, क्योंकि इतना समझिए, बैटरी भी डाउन हो रहा है, लाइट नहीं है। ओके, थैंक्स।